रहा होगा इसकी हिसाब। चलिए, तो भारत और विश्व की हम बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही भारत ने विश्व के संबंध में कैसी नीति अपनाई? वसुदेव कुटुंबकम की, है ना। वसुदेव कुटुंबकम की नीति क्या कहती है? वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है, वसुदेव कुटुंबकम की नीति कहती है दैट द एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट अ फैमिली, है ना। यानी होल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड कैसी है? एक फैमिली है। पूरा विश्व क्या है? एक फैमिली है। सो वसुदेव कुटुंबकम की अगर हम बात करें तो भारत और विश्व के संबंध में जो आपको एक सबसे पहला वर्ड मिलता है, वसुधैव। ठीक है, ऐसे भी इसमें पूछा जा सकता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है यह क्या है? तो बेसिकली सबसे फर्स्ट आपको समझना है, वसुधैव कुटुंबकम की मजबूत बुनियाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत की सभ्यतागत जो मूल्य है उसका परिचय देता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर बड़े प्रभावशाली तरीके से यह परिलक्षित भी हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा जो दिवस है कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जयंती होती है। गांधी जी का जो अहिंसा का मूल्य है यह विश्व विख्यात है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इस अवसर पर लगभग 124 देशों के जो कलाकार है वह शामिल हुए थे, और जो वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, जो फेवरेट एक भजन है गांधी जी का, इसे गायन के लिए एकत्रित हुए थे। अब देखो, तो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को परिभाषित करें, अगर मैं कहूँ कि मेंस में बच्चे इस तरह का आपको ऐसे भी आ सकता है, 100 वर्ड्स में भी आ सकता है कि जो वसुधैव है यह क्या है। हाँ, झैलेंद्र कुमार गौतम जी, बिल्कुल, मैं आप सभी के जेन्युइन कमेंट फ्रेंड देखती रहती हूँ। अब देखिए, सो भारत और विश्व के संबंध में हम सिर्फ इस चीज को पढ़ेंगे कि भारत के किन देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग है, किन देशों के साथ किस तरह के जो सहयोग है, किस तरह की तिथि है, और इस संबंध में हम बात करेंगे 3 से 4 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे फर्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हम शुरू करते हैं, आपके सामने है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से उत्पन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 के पेरिस कन्वेंशन में की, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। जल्दी से बताइए। ओके, सो अनिल, जितेंद्र, आप लोगों को लगता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो बेसिकली सौर ऊर्जा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, हमने पहले भी बात की थी जब हमने एनर्जी के तो हम चैप्टर है कवर कर रहे थे कि एनर्जी के मुख्यतः हम 2 साधनों के बारे में जानते हैं, एक तो रेन्यूएबल एनर्जी और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, सौर ऊर्जा की हम बात करें, तो ये कैसी है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है, आप इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वह क्या करता है? इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, यह विभिन्न देशों के मध्य एक संधि, एक संगठन है, और इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर किसी के साथ सहयोग करके इंडिया अगर स्थापना करता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2015 में जो पेरिस जलवायु कन्वेंशन है इसके द्वारा की गई थी, ठीक है, इसमें की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर किसी भी इस तरह के जो इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त जो सभी कथन है वह सही है। यानी आपके सामने है 3 इंफॉर्मेशन, किसको लेकर? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब स्टार्ट हुआ, क्या इसका हेडक्वार्टर है, और पहले भी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि भारत किसी का सदस्य है या नहीं। तो भारत तो इसका संस्थापक सदस्य रहा, स्थापना ही की भारत ने। तो चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें कि पहली इसकी जो महासभा का आयोजन होता है 2018 में हुआ था, तो इसकी स्थापना का समय क्या है? 2015, जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था। तो बेसिकली जलवायु परिवर्तन और धरती के तापमान में असमान जो बढ़ोतरी है, असाधारण जो बढ़ोतरी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व का वैश्विक रूप से जो ताप है उसका बढ़ जाना।
इस सभी मुद्दों में भारत ने एक अग्रणी भूमिका निभाई और यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक जो है 150वीं जयंती तक यह स्टार्ट होगा। तो बेसिकली वो जो स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है कि अच्छा भारत के द्वारा सहयोग किया गया। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा करंट हमें देखना है कि रिसेंटली में जो रिसेंटली क्या इसमें नया प्रोग्रेस है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ अलायंस ऑफ मोर देन 122 countries initiated by India, most of them being sunshine countries, which lie either completely or partially between the tropic of Cancer। देखो जो कर्क रेखा पर स्थित देश है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप सभी को पता होगा कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा बताइए जरा। तो देखिए कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो ऐसे देशों को बेसिकली इस समूह में शामिल किया गया है जो कर्क रेखा पर स्थित है। अब इसके पीछे क्या है कि यह बात की जा रही है सोलर अलायंस की, सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन की बात की जा रही है। तो सौर ऊर्जा से संपन्न जो देश होंगे, जैसे कर्क रेखा पर सूर्य का जो ताप है वह बहुत अधिक प्राप्त होगा, इस वजह से कर्क रेखा पर शामिल जो देश है या इसके आसपास जो शामिल देश है उन्हें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया गया, आईएसए में शामिल किया गया। कर्क रेखा क्या है? 0 डिग्री रेखा को आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्लास फर्स्ट में हमने देखा था, डे फर्स्ट में। और इसके जो 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है, जो आपका नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, जो आपका उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इस रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो इसी पर स्थित जो देश है उन्हें हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बाकी देशों की अपेक्षा ये जो देश है वह अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करेंगे। The Paris Declaration established ISA as an alliance dedicated to the promotion of solar energy among its member countries। सोलर एनर्जी जो है इसके प्रमोशन के लिए, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए इसके सभी मेंबर्स जो हैं इसमें शामिल है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द ISA's मेजर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड अ ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 1000 gigawatt of solar generation capacity and mobilization of investment over 1000 American billion dollar into solar energy by 2030। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें कि इसमें क्या रखा गया कि सौर ऊर्जा के द्वारा 1000 गीगावाट का उत्पादन, सोलर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाना। What it does? As an action-oriented organization, the ISA brings together countries with rich solar potential and aggregate global demands। They are reducing price through bulk purchase, facilitating of deployment, and exciting solar technology at the scale, the promoting collaboration, solar research and development, R&D and capacity building। तो बेसिकली क्या करना, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आप इस तकनीक के द्वारा किस तरह से आपके पास टेक्निक्स हो, कैसे आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं विद्युत उत्पादन के लिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को, इन्हीं तकनीकों के लिए, इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है वह ये जो आपका ISA है, इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, वह कार्य करता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट भारत और विश्व के बारे में हमने फर्स्ट क्या जाना, भारत और विश्व। एक तो मैंने दिया आपको ऐसे, देखिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड आप लिख सकते हैं, क्योंकि भारत की जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम की, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है पर आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर वही सेकंड जो हमने बात की फर्स्ट के बाद, यानी जो फर्स्ट हमने बात की किसकी बात की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अब सेकंड जो हम बात करने वाले हैं, सेकंड बच्चे हम बात करेंगे आसियान कंट्री, ठीक है, आसियान कंट्रीज की अब हम बात करें। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
2018 में भारत आसियान वाणिज्यिक शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी करने के बाद भारत ने आसियान देशों के साथ एक गतिशील और बहुआयामी संबंध कायम करने के सुनिश्चित प्रयास जारी रखे। बेसिकली अगर हम बात करें कि देखो इस तरह के देशों का जो संगठन बनता है, अब इसमें लिखा है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, यानी जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है ऐसे देशों का संगठन, ये अपने बीच कुछ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे एक दूसरे के व्यापार को प्रोत्साहित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से साथ में निपटना, यानी बहुत सारे जो क्षेत्र सहयोग के क्षेत्र है वह होते हैं एक से अधिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का जो दक्षेश बना, आसियान की अगर हम बात करें, दक्षेश नहीं आसियान की जब हम बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसका मेन कार्य होगा, जैसे भारत ने राजनीतिक सुरक्षा है, आर्थिक सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों का विस्तार किया। तो बेसिकली पॉलिटिकल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, यानी बहुत सारे जो एरियाज है वह इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए आसियान कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 10 जो आसियान कंट्रीज है, 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है आसियान। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम का, और ईस्ट में आ जाओ तो आपको फिलीपींस दिखता है। ठीक है, फिलीपींस दिखेगा, और वियतनाम के आप उत्तर की ओर जाएंगे नॉर्थ साइड तो आपको लाओस है, लाओस के आप वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, म्यांमार आपको दिख रहा है, थाईलैंड है। इस तरह से जो मुख्य देश है आपको थोड़ा सा स्थिति देखनी है। सबसे दक्षिण से हम बात करें तो सबसे दक्षिण में है इंडोनेशिया, ये भी इसके का सदस्य देश है। ठीक है, सिंगापुर है, मलेशिया है, तो मेन देश है, एक बार आप सभी मैप में से देखेंगे। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1967 बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो देखो बेसिकली हम बात करें रीजनल स्टेबिलिटी, एक क्षेत्रीय जो स्थायित्व है, स्थिरता है, इसे बढ़ाते हुए जो राजनीतिक और जो इकोनॉमिक, राजनीतिक और आर्थिक एक सहयोग के संबंध में यह जो संगठन है उसका निर्माण किया गया। तो एक 10 पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने, शांति और स्थिरता को कायम करने के लिए कार्य करते हैं। तो हम पहले भी जान चुके हैं किस तरह के जो संगठन है उसका मेन कार्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक बेसिक आप समझ गए, बाकी हम चीजें इससे समझ लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन established to promote political and social stability amidst the growing tension on the colonized nation of Asia Pacific। यह संगठन क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए। हाँ सुशील, मैं कमेंट्स पर भी बच्चे ध्यान देती हूँ। इसका उद्देश्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। क्या सभी बच्चों को साउंड ठीक से आ रहा है? सभी फ्रेंड्स को क्या साउंड ठीक से आ रहा है? प्लीज एक बार ओके बोल दीजिए, ओके लिख दीजिए या थंब दे दीजिए। साउंड ठीक आ रहा है सभी बच्चों को? अच्छा, देव आप कह रहे हैं हरीश आपने लिखा है, ओके। एक बार साउंड की जो प्रॉब्लम है बच्चे बता दीजिए, क्या साउंड ठीक है? साउंड ठीक आ रहा है आप सभी को? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। यह जो संगठन है हम पहले भी देख चुके, किसके लिए? एक रीजनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्षेत्रीय संगठन है सभी क्षेत्रों के लिए। और उसके बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, यानी जो
इस संगठन में सम्मिलित जो राष्ट्र है उन सभी का एक दृष्टिकोण, एक पहचान और एक कम्युनिटी, एक ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आसियान घोषणा पत्र, जिसे बैंकॉक घोषणा पत्र कहा जाता है, पर संस्थापक राष्ट्रों के द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना होती है 1967 में। आसियान के संस्थापक राष्ट्र है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो देखो बेसिकली जब हम संस्थापक राष्ट्रों की बात करेंगे, जैसे हमने बार बार उदाहरण देते हैं कि लास्ट में भी हमने देखा था, जैसे भारत की बात करें तो आईएमएफ की है या वर्ल्ड बैंक की, इनका संस्थापक एक राष्ट्र रहा है ना, एक फाउंडिंग नेशन था, मेंबर था। तो आपको बताना है क्या सही आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ASEAN was established in 1967 with the signing of the ASEAN Declaration by the founding nations. Second is the founding nation of the ASEAN are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore और थाईलैंड। क्या होगा आंसर, आप जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। आसियान की अगर हम बात करें तो देखो इसे बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई थी, तो वह होगा आसियान। आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा सेम बात हो गई। इसकी स्थापना होती है 1967 में, और जब स्टेब्लिश्ड ये हुआ था तो इसके जो फाउंडिंग नेशंस थे कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और विश्व में। आसियान की हमने बात कर ली। अब देखो इसमें थर्ड जो चीज इंपॉर्टेंट है वह क्या है। आप सभी बच्चों ने भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस और इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं हर साल आपने देखा होगा। सबसे फर्स्ट तो आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, है ना। जैसे 2019 का वाराणसी में होता है, आयोजन कहाँ पर किया गया, मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि इसके कौन थे, ठीक है, इसकी थीम क्या थी। और एक होगा इसका बेसिक, कि जो भारतीय प्रवासी दिवस है बेसिक में आता है कि कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। एक आप बेसिक पार्ट पढ़ते हैं और सेकंड है इसका करंट पार्ट। करंट जैसे मान लीजिए मैं बात करूं प्रवासी 2020 की, ठीक है। तो तीसरा जो हम देखेंगे भारत और विश्व में, हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, आसियान सदस्यों की। अब हम देखेंगे भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए प्रश्न है, भारत में प्रवासी भारतीय समुदाय हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाता है, और 1915 में इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आपको बताना है कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, प्रवासी भारतीय जो दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। देखो इंडिपेंडेंटली भी आपसे सेंटेंस पूछे जा सकते हैं कि किस दिन मनाया जाता है। मान लीजिए आपसे डेट पूछ ली, तो जो वनडे के एग्जाम्स आप देते हैं जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फैक्ट ज्यादा आते हैं, तो उसमें जस्ट एंड ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी कब भारत आए, या फिर कब किस दिन यह जो दिवस है वह मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से चीजें पूछी जाती है। जल्दी से आंसर करो। हाँ वेरी गुड अनिल, आपने पहले ही लिख दिया कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। आप सभी का जो बहुमत है वह सही है कि अगर 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, और महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। चलो अब एक और प्रश्न करो जरा। अब देखो, अब इसमें वो तो सरल क्वेश्चन था, बेसिक था, बट बेसिक हम छोड़ नहीं सकते, भले आपको आता है फिर भी हम चर्चा करेंगे।
अब हम बात करें कि जो 2019 में बनाया गया था वह 15वां था, ठीक है। क्रम इंपॉर्टेंट। अब दूसरा है थीम। क्या इसकी थीम है? अब आपको आंसर करना है, बहुत ध्यान से थीम देखना, हो सकता है मैंने 2018 की थीम लिखी हो। समझ में आ रहा है सभी को? टफ तो नहीं लग रहा? देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको एक सरदर्दी वाला काम कर सकते हैं, तो बस हमने कुछ नहीं किया है, ईयर बुक को एक सिंपल करने की कोशिश की है फ्रेंड, कि आप सभी की हेल्प हो सके और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, उस पर हमारी एक चर्चा हो सके। जैसे कुछ बच्चों को ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, तो आप सभी इस पर सहमत नहीं हैं, हाँ? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, आप सभी को समझ आ गया। अच्छा, फर्स्ट कब मनाया गया था ये बताओ जरा, पहला प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में जो प्रवासी दिवस मनाया गया था वह 15वां प्रवासी दिवस था, और इसकी जो थीम थी कि नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करें कि क्यों जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाता है, ताकि जो भी इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे भारतीय मूल के लोग, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला, तो अभिजीत बनर्जी को जो नोबेल प्राइज मिला वह कैसे है? ऐसा नहीं कि वह भारतीय है, भारतीय मूल के हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कहाँ से है, किस देश से वह संबंध रखते हैं? भारत से, इंडिया से। तो ये जो वर्ड है ना भारतीय मूल के, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो क्या करते हैं, भारत में अपना योगदान देते हैं, चाहे किसी भी तरह का, चाहे उनका इन्वेस्टमेंट का योगदान हो या फिर बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली जो भी विभिन्न देशों में भारतीय फैले हुए हैं, उनके बीच में भारत के लिए एक भावना जगाना, है ना, उनके लिए भारत के बीच में एक भारत की भावना जगाना, उनके लिए क्या करना, प्रोत्साहन देना कि किस तरह से वह इंडिया में आए और किस तरह से अपना जो योगदान है राष्ट्र के निर्माण में दे। तो बेसिकली इसलिए हम हर साल यह दिवस मनाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अब मुख्य अतिथि कौन होगा, जैसे मान लीजिए समटाइम्स हमने ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे काफी सारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनमें से हमें किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बहुत पहुंचा हुआ है, किसी चीज में आगे है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, हमने उसे अतिथि बुला लिया, अब हमने उसे अतिथि बुला लिया, इन्वेस्टर्स आ गए हैं। तो बेसिकली भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका है, आप सभी ने ये भी देखा हो, इन सभी के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का मामला भी चला था कि इन सभी को मताधिकार दिए जाए। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी दैट मीन्स एक प्रतिनिधि। तो वोटिंग राइट भी इन लोगों के लिए चले थे। एक मुद्दा उठा था कि जो प्रॉक्सी जो प्रवासी भारतीय है, इन्हें वोटिंग राइट दिए जाए, इन्हें वोटिंग राइट दिए जाए प्रॉक्सी के माध्यम से, यानी ये अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दे, है ना, और उसके माध्यम से यह क्या करे, वोटिंग करें। तो बेसिकली प्रतिनिधि के माध्यम से वोटिंग देना, तो ये प्रॉक्सी वोटिंग हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अच्छा, ये जो प्रॉक्सी वोटिंग है ना, ये जैसे हमारे देश के जो सिपाही है, भारतीय सेना के जो लोग हैं, मान लीजिए वह बॉर्डर पर है, वह नहीं आ सकते, बट वोटिंग देना उनका भी तो राइट है। तो अगर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, वह नहीं आ सकते, तो वह प्रॉक्सी के माध्यम से, प्रॉक्सी वोटिंग के द्वारा अपना मतदान करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये इसलिए है कि लोगों की जो भूमिका है भारत के निर्माण में हो, जो भारत से संबंधित है। सबसे फर्स्ट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो योगदान देते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा चिन्हित करने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए 9 जनवरी को यह मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में इसी दिन जो महात्मा गांधी है, जो सबसे बड़ा प्रवासी कहा जाता है, देखो मान लो प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा प्रवासी किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा जो प्रवासी है किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। हर साल यह भारतीय समुदाय के जो भी लोग हैं, उन्हें एक ही मंच पर लाया जाए, उनमें भारतीयता की भावना जगाई जाए, है ना, उन्हें किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी गतिविधि के माध्यम से उन्हें याद दिलाया जाए कि देखो ये तुम्हारे पूर्वजों की भूमि है और इसका आके उद्धार करो। तो पूर्वजों की भूमि के लोगों के साथ उसे संलग्न करने के लिए, बेसिकली एक संबंध बनाने के लिए यह जो है वह किया जाता है। तो उस क्वेश्चन में फिलहाल सिर्फ इतना ही।
अब हम बात करेंगे उद्योगों की, उसमें सिर्फ ये 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अनुराधा आप कह रही कि मैम नोट प्रोवाइड कर दें, फ्रेंड हम कोशिश करेंगे कि जो ये पीडीएफ है वे आपको सभी जो आपके वीडियोस हैं उन सभी के साथ डिस्क्रिप्शन में मर्ज कर दी जाए। चलो अब हम बात करेंगे उद्योगों की। उद्योगों के बेसिकली क्या मंत्रालय है, कौन कौन से विभाग है, ठीक है इंपॉर्टेंट है, बट उद्योगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका करंट अफेयर। सभी पता है एक इंडिया ईयरबुक पढ़ना ना एक थोड़ा सा आर्ट भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक इतना ज्यादा है, मान लीजिए 80% बेसिक है और हो सकता है कि इस बेसिक से क्वेश्चन ना आए, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल पूछा जा सकता है। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, इसमें करंट अपडेशन थोड़ा सा कम होता है, तो ये एक चैलेंज है आपके लिए, तो वो मैं आपको अपडेट करके बता देती हूँ। तो देखो उद्योगों में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम सीधी चर्चा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई विदेशी या कोई अन्य देश का व्यक्ति हमारे देश में निवेश कर रहा है, इंडिया में निवेश कर रहा है, तो यह क्या हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसके कई तरीके हैं, कई तरह के जो मार्ग है। तो एफडीआई की अगर हम बात करें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। तो बेसिकली एक समूह के द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के लिए एक निवेश किया जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी आती है। देखो इससे कितना लाभ होता है, इससे क्या लाभ हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा, आपकी जो बात है फ्रेंड कंसीडर किया जाएगा, डोंट वरी। वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है विराज सिंह, एलएम सिंघवी की अनुशंसा के आधार पर 2003 से बनाया जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। तो ये बताइए कि जो ये प्रवासी भारतीय हैं, इन्हें जो ये प्रॉक्सी वोटिंग का जो मामला है, यह किस कमेटी ने उठाया था? बताइए जरा। बार बार कुलदीप आप पूछ रहे हैं आप कहाँ से लाइव है? बच्चे मैं दिल्ली से लाइव हूँ। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी आती है, नई तकनीकी आती है, रोजगार के मौके बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्त, यानी आपको लोन नहीं लेना। सरकार भी क्या करती है आर्थिक विकास के लिए? या तो घरेलू ऋण जुटाएगी, उसकी अपनी प्राप्तियां हैं, और जो ऋण वह ले रही है, चाहे हम बात करें भारतीयों से ले या फिर विदेशों से ले, तो ये सारे जो ऋण है वह उसकी एक तरह से प्राप्तियां ही हैं। तो अगर एफडीआई आ रही है, मान लीजिए कोई अन्य देश हमारे यहाँ निवेश करता है, कोई कंपनी कोई उद्योग धंधा करता है, तो उससे क्या होगा? कैपिटल आएगी, एक तो देश में नई कैपिटल आएगी, और यह कैसी होगी? ऐसा नहीं कि कोई वो लोन दे रहा है, वो अपना बस इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने लाभ के उद्देश्य से। तो हमारे लिए क्या है? एक गैर ऋण वित्त की जो उपलब्धता है वह हो जाती है। एफडीआई आओ चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति बनाने के लिए डीपीआईआईटी एक नोडल विभाग है। यह भारत में भेजी गई रकम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर जो एफडीआई का डेटा और रखरखाव का प्रबंधन का काम देखता है। अब देखो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। अधिक से अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए एक उदार नीति बनाई गई, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई को स्वतः अनुमति दी गई। तो इसका जो एफडीआई आने का जो रास्ता है, ऑटोमेटेड जो अनुमति है, यह दी गई। हाल ही के दिनों में इन नीति के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। देखो अगर हम बात करें इस तरह से विदेशी निवेश नीति की, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाए? मान लीजिए रिसेंटली अभी बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई, ठीक है, बीमा के क्षेत्र में, याद रखिएगा। तब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, हाल ही में सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में एफडीआई की 100% अनुमति दी गई? तो अगर बच्चे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कभी, न्यूज़ सुनते हैं कभी, तो ये चीजें आपको एकदम नोट करनी चाहिए, याद करनी चाहिए कि हाँ मे बी नेक्स्ट टाइम इस तरह से जो क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखो बहुत सारे चूंकि हम बात कर रहे हैं उद्योगों की,
तो उद्योगों में क्या किया जाए, एक तो हमने एफडीआई की बात कर ली, दूसरा हम देखें निवेश संवर्धन। निवेश संवर्धन किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाया जाए, तो सरकार इसके लिए बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी नीतियां हैं वह लागू करती हैं। जैसे अगर आप सभी ने एक सुना हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी हम चर्चा इसके पहले भी कर चुके हैं, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो निर्यात प्रसंस्करण इकाई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे क्षेत्र होते हैं जो बेसिकली निर्यात संवर्धन के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ इकोनॉमिक जो लॉ है इस क्षेत्र में लिबरल होते हैं कि मान लीजिए स्टार्टिंग के 5 ईयर आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं देना, हाँ नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपका जो इनकम टैक्स है वह 30% होगा, फिर उसके बाद 50% होगा, यानी इस तरह से। सो बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यह निवेश संवर्धन का एक तरीका है। तो सरकार बेसिकली उद्योग के संबंध में बच्चे मैं आपको बेसिक इसलिए नहीं चर्चा कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत पूछा नहीं जाता, तो जो करंट अफेयर है जो चर्चा में है वह पूछा जाता है। अब जैसे हम उद्योगों में ही बात करें मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की हम बात करें कि 2014 में 2014 में जो मेक इन इंडिया है इसे हमने शुरू किया, ठीक है। मेक इन इंडिया की सीधी सी जो एक पहल है, यानी मेन इसका जो उद्देश्य है मेक इन इंडिया भारत में बनाओ बस। अब भारत में कैसे बनाओ, मेक इन इंडिया भारत में बनाओ। जैसे इसके अंतर्गत हमने किया कि बहुत सारे जो विनिर्माण इकाइयां हैं, बहुत सारी जो विनिर्माण इकाइयां जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन सबको स्टैब्लिश किया जाए। अब देखो इन सबको स्टैब्लिश करने के साथ साथ जैसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। आप ऐसे तो नहीं कि कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी जो उद्योग है उसे आप स्टैब्लिश तो नहीं कर सकते बिना स्किल्स के। तो इसके लिए देखो स्किल इंडिया को बाद में मर्ज किया जाता है मेक इन इंडिया में, है ना। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 25 सितंबर 2014। अच्छा बताओ 25 सितंबर को 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती होती है जिस दिन इसे लागू किया गया। इनकरेज कंपनी टू द मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब देखो लेटेस्ट जब चर्चा में था, आपको मेंस के लिए इसका मूल्यांकन है जरूरी, अगर मेंस के लिए आप पढ़ते हैं तो इसका नहीं, मेक इन इंडिया नहीं, जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट की योजना चल रही है ना, तो बेसिकली किस हद तक सफल हुई ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मेंस के व्यू से। तो देखो मेंस में आप सभी ने अगर हिंदू के आर्टिकल्स पढ़े हो, जो बच्चे जुड़े रहते हैं लगातार हिंदू के आर्टिकल्स कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, तो बच्चे आप उसमें देख सकते हैं कि लास्ट की बहुत चर्चा में थी मेक इन इंडिया कि यह आखिर जो सोच रहे थे हमें सफलता वह हमें मिल नहीं रही इसके मामले में। क्यों? क्योंकि स्किल्स ही नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग जो है स्किल्स नहीं है। अब स्किल्स नहीं है इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है कि ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल नहीं है, ऐसे कॉलेज नहीं है, ऐसे संस्था ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं है जो लोगों को स्किल्स दे सके। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की मेन प्रॉब्लम है। फिर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमने तय किया, मान लीजिए आप एक दिन में पढ़ सकते हैं 10 पेज, आप रख रहे हैं अपने लिए 150 पेज, तो एक ऐसा लक्ष्य कि आपको तो फेल होना ही होना है, यानी इस तरह के लक्ष्य आप इसमें रख रहे हैं। तो मेंस में जब आपको लिखना है कि किस तरह से जो मेक इन इंडिया है वह बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमने जो सोचा था वह लक्ष्य ही हमने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बाकी सारी चीजें उनसे बहुत बड़ा रखा था मेक इन इंडिया के अंतर्गत। तो मेक इन इंडिया की हम बात करें तो भारत को क्या करना, एक इन्वेस्टमेंट एक हब के रूप में, एक हब बना देना, ठीक है, कि लोग यहाँ पर निवेश करें। और इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत जैसे मान लीजिए इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें जल्दी से जल्दी परमिट देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा उन्हें जल्दी से क्लियरेंस देंगे, है ना। चाहे उन्हें अगर इस तरह की संस्थाएं हैं तो उन्हें जिन्हें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है तो उनके लिए जल्दी से सारी चीज़ें, सारे परमिट प्रोवाइड कराना, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, ज़मीन देना, रियायत देना, थोड़ा सा इकोनॉमिक जो लॉ है थोड़ा सा उन्हें लिबरल रखना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होंगी कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में इस तरह आप इन्वेस्टमेंट हब बनाए, आप भारत में इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रोत्साहन दे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक निवेश का माहौल दे, है ना। तो बेसिकली मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, इसका मूल उद्देश्य था कि एक निवेश स्थल, एक इन्वेस्टमेंट हब बनाया जाए, इंडिया को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाया जाए। ठीक है, सोच तो अच्छी थी, राष्ट्रीय प्रयास के रूप में इसे शुरू किया। यह कार्यक्रम 4 स्तंभों, अब देखो इसके 4 पिलर्स थे, एक तो 4 पिलर्स थे, 4 पिलर्स में फर्स्ट है नई प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस है वह नई प्रोसेस हो, नई संरचना हो, नए क्षेत्र हो, नए विचार हो, इस पर यह आधारित थी। ठीक है, इस पर बच्चे यह आधारित थी। यह पहल सभी हितधारकों के जो कोऑर्डिनेशन है इसके लिए बनाई गई थी। बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, सेवाओं, इन सबको कवर करते हुए 21 क्षेत्रों के लिए, अब देखो ये याद रखो कि जब यह शुरू होती है तब इसमें 21 ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए थे जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है उसे इनकरेज करना था इंडिया के लिए। ठीक है,
इन कार्य योजनाओं में जैसे बुनियादी ढांचे का सृजन है, कारोबार करने के लिए आसानी है, नवाचार है, अनुसंधान विकास है, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करें, वित्तीय प्रोत्साहन की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है बच्चे यह इसमें शामिल थे। ठीक है, अब देखो पहले 21 थे, उसके बाद फिर 27 क्षेत्र हो गए। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे चैंपियन सेवा क्षेत्र भी शामिल किए गए। अब देखो चैंपियन क्षेत्र की हम बात करें, चाहे आप सर्विस सेक्टर की बात कीजिए और चाहे हम इंडस्ट्री में अगर बात करें, तो बेसिकली चैंपियन सेक्टर ऐसे सेक्टर होंगे जो बाकी सभी से काफी आगे होंगे और एक अच्छा जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट को दे सकते हैं। अब है आपके सामने एक प्रश्न, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत, मेक इन इंडिया के संबंध में फर्स्ट आपको बताना है, 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। फर्स्ट है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए की गई। सेकंड है 2022 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित 100 मिलियन रोजगारों का सृजन करना था। अब एक बार जरा देखिएगा कि जो उद्देश्य है वह किस तरह के हैं, बहुत अधिक तो नहीं लिख रखे हैं मैंने। मेक इन इंडिया पहल में अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। On September, consider the following statement. On September 25, 2014, Make in India initiative was launched with the aim of developing the manufacturing sector to create 100 million jobs related to the manufacturing sector in economy by the year 2022. The Make in India initiative focused on 25 major sector in the economy such as automobile, mining, electronics, etc. जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जैसे पंकज आप पूछ रहे हैं कि चैंपियन सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं, तो ये सारे चैंपियन सेक्टर्स ही हैं, है ना, चैंपियन सेक्टर्स ही हैं ये सारे। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये इसका सही आंसर होगा। कब यह शुरू हुआ? 25 सितंबर 2014 को। और मेन इसका जो एम था क्या था? मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसको डेवलप करना। अब देखो इसमें कैसा आंकड़ा रखा गया, आप इसे देखिए 100 मिलियन जो रोजगार है इसका सृजन करने का आंकड़ा रखा गया। यानी आप इतने क्षेत्र, आप इतने एरिया को डेवलप कर सकते हैं कि आप 100 मिलियन रोजगारों की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं पहले भी बता सकती हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको जब इसका मूल्यांकन करना है कि क्या जो मेक इन इंडिया है वह सफल रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे इसमें एक आधारहीन जो लक्ष्य है वह रखे गए। ठीक है, सरकार की जो योजनाएं हैं जब आप इसका मूल्यांकन करते हैं तो जो उसकी विशेषता है वही आप विपक्ष में लिखते हैं, ये लिखते हैं कि हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। तो जो 100 मिलियन रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया, आपके पास इतनी स्किल्स हो कि लोग इस तरह से उसमें इन्वेस्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, उन्हें उतना प्रॉफिट हो, तब जाके इतना ज्यादा 100 मिलियन जो रोजगार का सृजन का जो लक्ष्य रखा है इसे हम प्राप्त कर सके। तो बेसिकली इस तरह के जो लक्ष्य रखे गए आधारहीन, वह बहुत ही अच्छे नहीं रहे इन्हें प्राप्त करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो सीधा सा, मुकेश आप कह रहे हैं कि पहले सभी वीडियोस के नोट्स कब मिलेंगे? खैर ठीक है, पीडीएफ पर भी हम बात कर देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सीधा सा काम है इसका कि किस आपको बिजनेस करने में कैसे सरलता होती है, बिजनेस आपको शुरू करने में कैसे सरलता होती है ना। तो बस यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो भारत में पहले की अपेक्षा अब अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसी तरह की अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है इसे करना चाहते हैं, तो फिर इससे क्या है, पहले की अपेक्षा अब आपको ज्यादा सुविधा। ठीक है, कैसे? देश में जो व्यवसाय का वातावरण है इसमें सुधारने के लिए उद्देश्य से ही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसके विभिन्न तरीके किए जाते हैं। अब देखो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको जस्ट बताती हूँ कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। कि हाल ही में भारत जो है ईज ऑफ डूइंग, अब उसमें रैंकिंग नहीं पूछी, उसमें ये कहा गया कि भारत में सुधार हुआ है। भारत की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधरी है, ये तो तय है कि व्यापार करना जितना पहले सरल नहीं था उतना अब है। लेकिन आपको ये बताना था कि किन क्षेत्रों में यह सुधार हुआ है, किन क्षेत्रों में यह सुधार हुआ है। तो ये है यूपीएससी का स्टैंडर्ड। अब देखिए मान लीजिए मैं वनडे की बात करूं, किन क्षेत्रों में सुधार हुआ, ये यूपीएससी ने पूछा। तो वनडे टाइप के एग्जाम है या पीसीएस की अगर हम बात करें तो उसमें भी बच्चे इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए हम बात करें कि 2020 में जो इंडिया की रैंक है वह कितनी थी, 2019 में इंडिया की रैंक कितनी थी। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब देखिए आपके साथ आपके सामने एक क्वेश्चन है व्यापार सुगमता सूचकांक के संबंध में। अगर आप सभी ने देखा होगा तो यूपीएससी में ट्रेंड अभी फिलहाल चल रहा है कि लास्ट 3 ईयर से आपको यह पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर आपको इंडेक्स दे दिया, रिपोर्ट दे दिया, उसके बारे में उससे पूछा कि कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करता है। आंसर दीजिए इसका। व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है? इज रिलीज्ड बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ के आंसर दीजिएगा। ओके, अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आंसर कीजिए। ओके, सो धीरज, सत्यम, धीरज एंड सत्यम, आपके जो आंसर्स हैं वह सही हैं। केवल धीरज और सत्यम का जो आंसर है वह सही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है यह पब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आगे हम इसे डिफाइन करते हैं। व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडियाज रैंक इन व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020? 63, 77, 70, क्या है रैंक? जल्दी से बताइए। ओके, सो आलोक, राकेश, चंदन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सभी को लगता है ऑप्शन नंबर ए 63 बिल्कुल सही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, इंडिया जंप्स टू 63rd पोजीशन इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दोनों चीजों का आपको आंसर मिल गया। तो कोई भी जो इंडेक्स है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी तरह का जो इंडेक्स है या रिपोर्ट है, इसमें जो क्वेश्चन है वह दो तरह से बनते हैं। एक तो ये कि इंडिया की जो रैंक है वह क्या है, ठीक है, एक तो ये कि इंडिया की रैंक क्या है, और इसके पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये जरूर देखना है कि इसे पब्लिश कौन करता है। ठीक है, इसके बाद देखो यूपीएससी लेवल में होता है कि इसके आधार क्या है, किन आधारों पर इसे पब्लिश किया जाता है। और वही यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा था कि किन क्षेत्रों में सुधार हुआ है, तो बेसिकली एक एनालिटिकल वे में भी बच्चे चीजें पूछी जाती है। तो 63rd पोजीशन जंप किया है इन द 2019 रिपोर्ट। India has improved in rank on 6 out of 10 parameter relating to us starting or doing business in a country. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टअप की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टअप की। सबसे फर्स्ट देखो स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब क्या है? सीधी सी बात है स्टार्ट करना, सीधी सी बात है स्टार्ट करना। ठीक है, ये हम स्टार्टअप कहेंगे से। Startup India is a flagship initiative of the Government of India intended to build a strong ecosystem for nurturing innovations and startup in a country that will derive a sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. तो बेसिकली स्टार्टअप का क्या है कि किस तरह से एक आर्थिक विकास को हम प्रोत्साहन दे सके। ठीक है, आर्थिक विकास को आप आर्थिक जो समृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, कैसे उसे बढ़ा सके, कैसे आप जो एम्प्लॉयमेंट है इसके अवसरों को बढ़ा सके, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया बेनिफिट इसके क्या है? सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर और एनवायरमेंटल लॉ, टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 ईयर। देखो स्टार्टअप के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए गए इसके अंतर्गत कि अगर आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो शुरुआत के जो 3 वर्ष है, स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स हैं, उसमें आपको जो टैक्सेस है वह नहीं लगेंगे, है ना। टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 ईयर्स, टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट अबव fair market value, easy winding up to company, startup patent application and IPR protection। ये भी इसमें जैसे पेटेंट की अगर हम बात करें या फिर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हम बात करें, तो इसे भी जो प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए स्टार्टअप में प्रोविजंस किए गए। रिलैक्सेशन इन अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स एंड सिडबी फंड ऑफ फंड्स। देखो सिडबी इसके लिए क्या करता है? स्टार्टअप के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था है उसे सिडबी कर रहा है। ठीक है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी बताइए जरा, कमेंट करके बताओ सिडबी की जो स्थापना है वह कब हुई थी। तो बेसिकली देखो स्टार्टअप की हम बात करें बच्चे कि भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य बेसिकली क्या करना है? एक स्टार्टअप करने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। बेसिकली लोग डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? कुछ भी नया शुरू करने से।
बिजनेस की बात हो तो कहना ही क्या, हो सकता है पहले ही लोग लॉस का सोच के स्टार्ट ही ना करें। तो बेसिकली एक उस उद्यम को, आप उद्यम करें, आप श्रम करें, आप चीजों को स्टार्ट तो कीजिए इवन कम से कम। इसके लिए एक संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है स्टार्टअप इंडिया। किस तरह से एक समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण हो, 2016 में इस पहल को आरंभ किया गया था, 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था, है ना। और देखो सबसे पहले आप सभी ने सुना होगा कि जब स्टार्टअप आई दैट टाइम आपने सुना होगा एक स्लोगन कि अब हमें रोजगार मांगने नहीं, रोजगार देने वाले हाथ बनना है ना। रोजगार मांगने वाले नहीं, आप क्या कीजिए, आप खुद का स्टार्टअप कीजिए और जहां आप रोजगार मांगने जा रहे थे वहां आप 10 लोगों को रोजगार दें। तो ये दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया। तो यही है स्टार्टअप, बस इसके जो कुछ नॉर्म्स है वह इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन है आप सभी के लिए, स्टार्टअप इंडिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार। फर्स्ट, 2016 में इसे देशव्यापी स्तर पर लागू किया गया। स्टार्टअप इंडिया इम्प्लीमेंटेड द नेशन वाइड इन द ईयर 2016। सेकेंड है, इसका मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार का सृजन करना। अब यह ध्यान रखना कि रोजगार का सृजन करना था या फिर बिजनेस को बढ़ाना था। जल्दी से आंसर बताओ इसका। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, टफ नहीं लग रहा होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ कि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, क्रिएट मोर जॉब्स, क्रिएट मोर जॉब्स इन द इकोनॉमी बाय एनकरेजिंग स्टार्टअप। तो देखो जितने ज्यादा इस तरह के स्टार्टअप्स होंगे उतने ही ज्यादा आपको जो रोजगार है वह क्रिएट करेंगे। अब हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार की। क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार? बौद्धिक संपदा का मतलब क्या है, आप अपने दिमाग से जो भी सोचते हैं। मान लीजिए आपने म्यूजिक की, आपने कोई धुन बनाई, ठीक है, आपने कोई धुन बनाई, कोई म्यूजिक आपने क्रिएट किया, आपने कोई बुक लिखी, आपका कोई कंटेंट है, ठीक है, या फिर आपने अन्य तरह की कोई तकनीक मान लीजिए विकसित की। आपने कोई तकनीक की कि कैसे जो बाइक है उसे पेट्रोल नहीं पानी से चलाया जाए, तो ये क्या हो गया, ये आपका अपना इनोवेशन हो गया, आपकी अपनी बुद्धि हो गई, आपका अपना बौद्धिक संपदा हो गया, है ना। So intellectual property is a category of a property that includes intangible creations of the human intellect। देखो इंटेंगिबल की अगर हम बात करें यानी जो अदृश्य है, मान लीजिए मेरे अपने दिमाग की जो क्रिएटिविटी है ये दिख नहीं रही है, तो एक तरह से जो अदृश्य जो आपकी इंटेलेक्चुअल है, आपकी जो सोच है, उसे आप इसके थ्रू क्या कराते हैं, जैसे आप सभी ने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, इसका अधिकार ले लेते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी and some countries recognize more than other. The most well known types are copyright। जैसे मान लीजिए कॉपीराइट्स है, कॉपीराइट से यह क्या है, यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक टाइप है ना, आपने कॉपीराइट लिया किसी का। पेटेंट की हम बात करें, कहते हैं ना कि तुम्हारा पेटेंट नहीं है इस पर, है ना, मतलब ये तुम्हारा क्रिएशन नहीं है, इसका सब यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली पेटेंट क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टाइप है। ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट्स है ना, ट्रेड सीक्रेट्स है, तो ये सब किस में आ गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गए, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो अब देखो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी वही पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आपने कोई वस्तु बनाई, कोई भौगोलिक संकेतक है, कॉपीराइट है, कोई इंटीग्रेटेड सर्किट, कोई डिजाइन है, मान लीजिए जैसे आपने कभी देखा होगा किसने डिजाइन चोरी कर लिया, इससे म्यूजिक चोरी कर लिया, तो ये चोरी क्या, किस चीज की चोरी की, आपने उसकी जो अब उसकी बौद्धिक उपज थी, जो उसका इंटेलेक्चुअल जो अधिकार था आपने उसे छीना, है ना। तो बेसिकली ये इसमें शामिल होगा। और इसी के लिए क्या किया जाता है, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। और ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो इसके लिए विश्व स्तर पर एक संगठन भी कार्य कर रहा है कि अगर किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए अमेरिका ने, इसका एक उदाहरण समझिए, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कहा कि जो हल्दी है वह एंटीबायोटिक है, हल्दी है जो एंटीबायोटिक है, और हल्दी का ये जो गुण है ये पेटेंट कराया अमेरिका ने, किसकी खोज, हमने की। तब फिर भारत ने ऑब्जेक्शन किया कि आप तो अभी बता रहे हो हमारे यहाँ 200 साल पहले से ही हल्दी में दूध मिला के पी रहे हैं, मतलब हम इसके एंटीबायोटिक गुण परिचित थे, तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल है ना, ये किसका, ये हमारा इंटेलेक्चुअल्स है। तो बेसिकली फिर इंडिया के नाम जो हल्दी का पेटेंट है वह हो जाता है। तो बस इसी तरह से चीजों को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देखता है।
वीपो का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व स्तर पर अगर कोई भी इस तरह के जो क्रिएशन है, अगर मान लीजिए इसमें कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो ये जो विश्व संगठन है वह उसे देखरेख करेगा। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी है। ये कोई बहुत नई अवधारणा नहीं है। देखो 1967 की हम बात करें, आज से लगभग 70 साल पहले ही इसका गठन हो चुका है कि अगर आपका अपना कोई क्रिएशन है तो उसका कोई और यूज ना कर सके, या फिर यूज अगर करे तो वह आपकी सहमति से। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाँ, ये आपको याद रखना है कि जो 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अब जल्दी से आप सभी आप इस क्वेश्चन को देखिए। मैं आप सभी को 30 सेकंड देती हूँ, फिर इसका एक फॉर्मेटिंग करते हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, अब यहाँ पे मैं राष्ट्रीय बात कर रही हूँ। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में बौद्धिक संपदा के लिए भावी खाका तैयार करता है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, इस तरह की जैसे राष्ट्रीय नीतियों की हम बात करें, राष्ट्रीय नीति से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पंकज, देखो नोट करने के लिए बच्चे अगर आपको टाइम चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम हम नहीं दे सकते। आपकी 1 घंटे की क्लास है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद जैसे ही मैं साइट होती ही हूँ, कभी भी अगर मैंने कोई मेन इंपॉर्टेंट इसमें मैटर लिखा है तो मेरी हैबिट है मैं साइट होती हूँ आप सभी को स्क्रीनशॉट लेने की। तो देखिए, इसमें आपको लिखना है कि कैसे जो आईपीआर पॉलिसी बनाई जाती है वह एक भावी खाका तैयार करता है बौद्धिक संपदा के लिए, ये आपको इसमें लिखना होगा। तो बेसिकली बौद्धिक संपदा की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? 5 चीजें मुख्य रूप से शामिल है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन। बस यही आपको याद रखना है। चलिए तो बच्चे, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल हम बात करेंगे विधि की और न्याय की बात करेंगे। तो आई होप आप सभी बच्चों को यह समझ आया होगा। संजू, मैं बच्चे के लिए बात कर रही हूँ, यूट्यूब वाले बच्चे दे सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, एप्लीकेशन पर नहीं ले पाते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलते हैं, कल बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। चलिए, बाय बाय।